हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी ऐप अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फॉर नोट्स। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 में पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस और हेमियोस्टेसिस। स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस से। बेसिक लाइफ प्रोसेस, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में जितना भी लिविंग बीइंग, जितने भी फंक्शंस कैरिड आउट होते हैं लिविंग बीइंग्स में, या बॉडी में जितने भी फंक्शंस कैरिड आउट होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है अपने हमारी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, जो कि जिसे हम बेसिक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। 6 लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम एक बार वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबको। ओके, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक हमें पता है जब भी हम फूड लेते हैं, हम फूड लेते हैं और हमारी बॉडी जो फूड को यूटिलाइज करती है उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। द टर्म न्यूट्रिशन हमें मिला है वर्ड न्यूट्रिएंट से, ठीक है। न्यूट्रिएंट इज आइदर ऑर्गेनिक or inorganic substance required for maintenance of life and survival of living organisms. Okay, then हम फूड लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन, जो भी होते हैं वो सारे आते हैं। उन सबको मिला के हम न्यूट्रिएंट्स ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स है या 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। एक है ऑटोट्रॉपिक, देन नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, वेयर एज हेटेरोट्रॉपिक 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। ओके, पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक से। ऑटोट्रॉपिक क्या है? द वर्ड ऑटोट्रॉपिक से ही हमें समझ में आता है कि ऑटो मीन्स सेल्फ, वेयरएज ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने आप से फूड बनाते हैं, मतलब फूड वो लोग खुद ही से बनाते हैं बाय द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन देयर सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एज ए सनलाइट। Then next, those organisms can make their own food from the carbon dioxide, water and are called as autotrophs. ओके, नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक्स। द वर्ड हेटेरो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। डिवाइडेड टाइप्स जो है सो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस होते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर, लाइक एग्जाम्पल इज मशरूम। The next is parasitic nutrition. Parasitic nutrition is nothing but the organism in which the organism get their food from the living organism without killing them. Example is cascata. You can see here the plant of cascata. Nutritions, holozoic nutritions is the nutritions in which the organism take food directly and then digest it and absorb it. Example is amoeba and paramecium. आप here amoeba का structure देख सकते हैं। Nutrition in which the human being take place in the digestive system. It consists of alimentary canal and glands which produces the enzyme which breaks down food into smaller molecules. जो हमारा alimentary canal और हमारे जो glands होते हैं वो ऐसे enzyme produce करते हैं जो कि हमारे food को smaller molecules में break down करते हैं। और जो भी हमारे digestive organs है such as mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus, इसके थ्रू ही हमारा जो भी न्यूट्रिशन हम कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू ही हम इनटेक करते हैं और एक्सक्रीट भी उसी के थ्रू होता है, जैसे कि हमने पार्ट 1 डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी जो रिलीज होती है फूड से, हमारी जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारे सेल्स के अंदर यूजिंग द एनर्जी बाय बर्निंग द फूड। जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो भी हम एनर्जी उसको यूज़ करते हैं, वो फूड को हमारे बर्न होके है वो बर्न होता है। वो बर्न होने से उसे जो भी हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है उससे ऑक्सीजन जो है सो हमारे सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है। तो द एनर्जी रिलीज इज़ यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए
यूज़ होगी, फिर वो एटीपी मॉलिक्यूल से एडीपी मॉलिक्यूल बनता है एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बनते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन जो भी एनर्जी होती है वो स्टोर होती है सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। देन यही एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है एडीपी मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। जब भी सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, जब एटीपी इज देन ब्रोकन डाउन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म द एडीपी एंड एनर्जी, एंड देन एनर्जी हमारी जो भी है वो रिलीज होती है। देन द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम, जैसे हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में रेस्पिरेशन में देखा था। ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे बॉडी में हम जो भी कंज्यूम करते हैं, फूड हो गया, एनर्जी हो गया, या हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट, बॉडी के दूसरे वाले पार्ट में जो है सो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। द मेन ऑर्गन जो भी होते हैं, जो होते हैं ना, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो इंक्लूड होता है ब्लड्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, एंड हमारा हार्ट होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट होता है एक्सक्रीशन सिस्टम। जो भी हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, और जो भी हमारे प्रोसेस में एनर्जी ब्रेक डाउन प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस होता है, जिसमें कि बॉडी में हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो पूरा कंप्लीटली रिमूव होता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, जो कि हमारे किडनीज करते हैं एंड ब्लैडर करता है। द मेन ऑर्गन जो होता है एक्सक्रीशन के लिए वो किडनीज होते हैं। हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ किडनी होती है, वन पेयर ऑफ यूट्रस होता है, यूरिनरी ब्लैडर होती है, एंड यूरेथ्रा होता है। किडनी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। जो भी हमारी किडनी में होता है, जो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो नेफ्रॉन के थ्रू होता है, जो कि एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं हमारी एक्सक्रीशन सिस्टम के। Okay, the next is movement. Movement include the motion of whole body, individual organs and single cells, etc. Then reproduction, formation of new cells और production of new individuals. यहाँ पर हमारी टॉपिक बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होती है। हम यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, लेट्स स्टार्ट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि हमारी बॉडी ट्राई करती है जो भी इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल कंडीशन है, उसको मेंटेन करने के लिए। विदाउट होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी या ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो विदाउट होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह सकती और बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। सो होम्योस्टेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी की कंडीशंस को भी मेंटेन करती है, डायनामिक कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं, हॉट ह्यूमिड जो भी होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारी बॉडी थ्रू द होम्योस्टेसिस बॉडी को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस को दो मैकेनिज्म से मेंटेन होता है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। ओके और इसमें टोटल 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को इंटरनली मेंटेन करते हैं, जिसमें फर्स्ट इज रिसेप्टर और सेंसर, रिसेप्टर, सेंसर और डिटेक्टर। एग्जाम्पल्स कैन इंटीग्रेटर डिसाइड द रिस्पॉन्स दैट इज ब्रेन, देन इफेक्टर कैरिड आउट एक्शन दैट इज मसल। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स और आउटपुट, ये होता है फीडबैक। लाइक एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जब भी हम कोई हॉट चीज़ को टच करते हैं तो रिसेप्टर एंड सेंसर या तो डिटेक्टर में हम डिटेक्ट करते हैं, हमारे डिटेक्ट होता है, हमारी स्किन पे डिटेक्ट होता है। एग्जाम्पल, स्किन पे डिटेक्ट होता है कि हमने कोई हॉट चीज़ को टच की है, तो वही सिग्नल्स हमारी ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन इंटीग्रेट करता है और उसको रेस्पॉन्स देता है मसल्स को कि कोई हॉट चीज़ को टच हुआ है। सो इन रेस्पॉन्स वो वहाँ से हाथ हटाता है, दैट इज़ आउटपुट और रेस्पॉन्स। ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 मैकेनिज्म्स होता है, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है जब भी हमारी बॉडी कोई कंडीशन से गुजरते हैं तो नॉर्मल हो जाती है, ओरिजिनल स्टेट्स में आ जाती है हमारी बॉडी, वो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये लाइक फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं इंसुलिन। Insulin will be secreted in the glucose if the glucose level
is too high. If the glucose level is too high, then the insulin is secreted. That is negative feedback mechanism. Whereas in the पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जब भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी, जब भी हमें कोई कट होता है जब हमारा है, तब वहाँ पर प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट होते हैं और एक क्लॉट फॉर्म करते हैं, वो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द मैकेनिज्म विल बी रेगुलेटेड बाय द homeostasis by using the nervous system and endocrine system. ओके, देन कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस. हमारी होम्योस्टैसिस में इम्बैलेंस जब भी होता है, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की वजह से होता है, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम हमारे होम्योस्टैसिस को टुगेदरली और इंडिपेंडेंटली रेगुलेट करती है. और नर्वस सिस्टम जब भी डिटेक्ट करता है चेंजेस एंड सेंड करता है इम्पल्सेस टू काउंटरएक्ट, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम वर्क करता है. देन वेयरएज एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है बाय सेक्रेटिंग हार्मोन्स. देन whereas though be nerve impulses causes the rapid changes, hormones usually works more slowly. यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी टॉपिक होम्योस्टैसिस. देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज. डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस देखने को मिलेंगे और डिफरेंट पोजीशंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जब भी ये टर्म्स यूज़ होते हैं तब आपको समझ नहीं आता है, तो अभी से ये याद कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो. तो लेट्स स्टार्ट. इसमें एनाटॉमिकल पोजीशंस में फर्स्ट एनाटॉमिकल पोजीशन ये आता है एंटीरियर पोजीशन. एंटीरियर पोजीशन. जब भी हम फ्रंटल साइड देखेंगे तो वो हमारा एंटीरियर पोजीशन हो जाता है. जब भी हम ऐसे बैक साइड से कोई चीज़ को बता रहे हैं तब वो हो जाता है पोस्टीरियर पोजीशन. तब जब हम साइड से बोलते हैं तब वो हो जाता है लेटरल पोजीशन. ओके, देन नेक्स्ट रिक्लाइन पोजीशन. रिक्लाइन पोजीशन जब भी हम बैक साइड से हमारे बैक के सपोर्ट से ले डाउन होते हैं लाइन से, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं. जब भी हम फ्रंट साइड अपने फेस से ले डाउन होता है तब हम उस पोजीशन को प्रोन पोजीशन बोलते हैं, और ये दोनों पोजीशंस को लाके हम रिक्लाइन पोजीशंस बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट आता है रीजनल नेम्स. रीजनल नेम्स में हमारी जो हेड हमारी बॉडी 5 रीजन्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट जो भी होता है हेड तक होता है. हेड के अंदर हमारा स्कल और फेस आती है. देन नेक्स्ट सेकेंड वाली पोजीशन पे नेक आता है जो कि हमारी हेड को सपोर्ट करता है. देन नेक्स्ट थर्ड वाले रीजन में ट्रंक आता है जिसमें कि हमारा चेस्ट आता है, एब्डोमेन आता है, पेल्विस आता है. देन अपर लिम्स में हमारे दोनों हाथ आते हैं, मतलब शोल्डर, आर्मपिट, फोर आर्म एंड वेस्ट आता है. वेराज लोअर लिम्स में हमारे दोनों पैर, लेग्स आते हैं, थाइस आते हैं, एंकल्स, फूट आते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज सेक्शन. सो बेस्ड ऑन सेक्शंस इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज फ्रंटल, ट्रांसवर्स एंड सैगिटल. ट्रांसवर्स में आप देख सकते हैं जब बॉडी हमारी 2 टाइप्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में जब भी डिवाइड होती है वो हम उसे ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं. जब भी हम बॉडी को लेंथ से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसे फ्रंटल पोजीशन बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं. देन नेक्स्ट सैगिटल पोजीशन. जब भी हम लेफ्ट और राइट के बीच में सेक्शन करते हैं तब हम उसे सैगिटल पोजीशन बोलते हैं. ओके, बेसिक एंड द नेक्स्ट इज डायरेक्शनल टर्म्स. डायरेक्शनल टर्म्स में हम पढ़ेंगे. डायरेक्शनल टर्म्स में सुपीरियर होता है, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपरफिशियल, डायरेक्शनल रेफरेंस एंड डीप. सुपीरियर, फ्लेरियर, सेफेलिक, क्रेनियल. जैसे कि हम डायग्राम में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे तो ये सुपीरियर टू क्रेनियल, देन इंफीरियर कॉर्डल, इंफीरियर टू कॉर्डल. तो हम डायग्राम में चेक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, comment if you have any of the queries. Thank you.